तो पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन ग्राफ डिस्कस कर रहे थे। उसमें 2 क्वेश्चन कराया था, एक और 2 होमवर्क दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, आई होप हो गया होगा। तो ये जो दोनों पॉजिटिव वाला जो था वैसा ही डिस्कशन इसका भी है, और सारे ग्राफ में ये जूम करना है कि राइट साइड के इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पॉजिटिव लेके चलना है। तो सारे ग्राफ इस तरह से भी ड्रॉ करना है। अब इसके लिए देखते हैं कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर में होगा। तो बताया था कि 3 रीजन सेलेक्ट करना है, ये फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। इनमें ग्राफ की बात करना है हमें। तो इस वाले रीजन में अगर बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो ये माइनस से भी माइनस है, दोनों अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो ये अगर 1 चार्ज है, 2 चार्ज है, तो 1 भी इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और 2 भी इधर ही देगा। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा लेफ्ट में होगा। यहाँ पे अगर बात करें तो क्या होगा, 1 इधर देगा और 2 भी इधर ही देगा, क्योंकि माइनस अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है तो नेट उधर होगा। इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव लेना है, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव लेना है। अगर कहीं डिस्कशन में उधर का नेगेटिव इधर का पॉजिटिव हो तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो अगर राइट का प्लस लोगे तो लेफ्ट का माइनस लेना होगा। बीच में क्या होगा, तो बीच में कहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि ये देगा अपने तरफ, वो देगा अपने तरफ, तो बीच में कहीं तो 0 होगा। कहाँ होगा, तो इसके नजदीक में होगा, उससे दूरी पे होगा। दूरी भी हम लोग निकाले हुए थे पहले निकालने का, जहाँ भी ये डिस्कशन होगा उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये अपने तरफ इधर दिया, ये अपने तरफ इधर दिया, तो यहाँ तो 0 होगा। तो अगर इनको ग्राफ पे ड्रॉ करो तो कैसा होगा। चलो सबसे पहले हम लोग जो दोनों साइड वाला उसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये वाला किधर होगा, नीचे में कि ऊपर में, तो ये राइट की ओर है। -4 से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में तो हमको ऊपर ड्रॉ करना होगा। अब बताया था ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, तो जो डिस्कशन होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का होता है। तो ऐसे ग्राफ हो जाएगा, ये ऊपर की तो ऊपर में होगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ये ग्राफ हो जाएगा। ये किधर होगा फिर, तो ये ऊपर में हुआ तो किधर हो जाएगा, नीचे में। तो नीचे में हो जाएगा, इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होगा। ये जो होगा नीचे में हो जाएगा। अब यहाँ बीच वाला किधर होगा, तो देखो कहीं तो 0 होना। अभी देखो यहाँ ऊपर होगा तो फिर यहाँ नीचे होगा, या फिर यहाँ ऊपर होगा तो यहाँ पे नीचे होगा। ये ग्राफ होने वाला है। अगर यहाँ ऊपर होगा तो ऐसे जाएगा, यहाँ ऊपर होगा तो ऐसे जाएगा। देखो अब यहाँ पे जस्ट नजदीक में देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होने वाला है, ये जो पॉइंट पे कौन बड़ा होगा, E1 की E2। तो 1 के नजदीक में तो E1 बड़ा होने वाला, E1 वेरी वेरी ग्रेटर देन E2। और यहाँ पे जस्ट रहोगे तो यहाँ कौन बड़ा होगा, E2 वेरी वेरी ग्रेटर देन E1। ये होगा। अब देखो E1 लेफ्ट में है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होगा, लेफ्ट को नीचे ड्रॉ कर रहे हैं। E2 किधर राइट में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, राइट में, वो भी वेरी वेरी लार्ज अमाउंट में। तो यहाँ लेफ्ट में मतलब यहाँ का नीचे होगा, यहाँ का किधर होगा, ऊपर। तो ऐसे कुछ ग्राफ जाने वाला है, और इसके नजदीक होगा जो माइनस, जो कम मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है उसके नजदीक होता है। तो क्या ग्राफ ऐसे कुछ होगा, और उम्मीद करता हूँ कि ग्राफ ड्रॉ कर लिए होगे। और दूरी यही आने वाला है जो पहले आया था प्लस वाला में, A/3 और 2A/3। कैलकुलेट करके देख लोगे, दूरी वही आएगा। कैलकुलेट तो उसी तरह से कर लेना है, बेसिक्स चलोगे तो इस तरह से कर लोगे, KQ/x² इक्वल टू K इंटू 4Q/A-x का होल स्क्वायर, ना वो। इसको अगर x मानोगे पूरा, अगर a है तो A-x का होगा। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा A-x इक्वल टू 2x, x इक्वल टू हो जाएगा A/3, ये वैल्यू हो जाएगा। दूसरा फार्मूला भी बताया था, उससे भी कर सकते हो। ये बेसिक वाला भी कोई ज्यादा लंबा नहीं जाता, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप कि ये वाला हो चुका होगा, तो नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और एक होमवर्क में था, यहाँ Q चाहता है या -4Q चाहता है। इसका ग्राफ थोड़ा और ध्यान से देखना, ये उनसे डिफरेंट है। तो ट्राई किए होगे तो हो सकता पता चला हो। तो उनसे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ग्राफ उसी पैटर्न में होगा, लेकिन थोड़ा सा उन तीनों का पैटर्न जो ग्राफ का था एक ही जैसा था, इसमें थोड़ा सा अलग आने वाला है डिस्कशन। तो देखो पहले तो उसी तरह से हम लोग कर लेंगे कि किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। तो देखो यहाँ पे जो बात करें इस वाले में, तो 1 तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर देगा, तो 1 तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, और 2 जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा अपने तरफ। यहाँ पे 1 अपने से दूर देगा और 2 जो है अपने तरफ देगा। तो देखो यहाँ भी 0 की पॉसिबिलिटी, यहाँ भी 0 की पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक ही जगह कहीं 0 होने वाला है। हम लोग बात कर चुके हैं कि कम चार्ज से कम दूरी या ज्यादा चार्ज से ज्यादा दूरी।
तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, सर्टेन एक पोजीशन होगा जहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, कुछ यहाँ से कुछ एक्स दूरी कितना होगा हम लोग निकालेंगे। यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। बीच वाला सिचुएशन क्या होगा, बीच में क्या आएगा, देखो यहाँ पे ही मान लो तो 1 जो है अपने से दूर दिया और 2 अपने तरफ दिया, दोनों सेम डायरेक्शन में लगे, मतलब कभी भी जीरो होने वाला नहीं है। वो भी राइट में मतलब ऊपर में ग्राफ ड्रॉ होने वाला है। तो जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा और किधर में क्या चेंजिंग आएगा वो बात कर लेते हैं। तो इस वाले में तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें डायरेक्ट ही कर लेते हैं। अच्छा, कौन हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि कभी जीरो नहीं होने वाला, मतलब एक कोई बड़ा हुआ तो ही हमेशा बड़ा रहेगा। जीरो का मतलब क्या होता है कि कोई पहले एक बड़ा था फिर दूसरा वाला बड़ा हुआ। जैसे कि मान लो यहाँ पे इसके नजदीक में रहोगे तो कौन बड़ा होगा, E1, E2 छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट नजदीक में रहोगे E1 बहुत बड़ा होगा, E2 तो छोटा रहेगा। फिर जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि E1 E2 बराबर हुआ होगा, मतलब E1 घट रहा होगा, E1 E2 बराबर हुआ होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, E2 बड़ा होगा, E1 क्या हो जाएगा, छोटा। तो शुरू में E1 बड़ा होगा E2 से, यहाँ तो बहुत ही बड़ा होगा, बीच में बराबर हुआ होगा, बाद में E2 बड़ा हो गया होगा। तो बीच में जीरो होने का मतलब ये होता है कि जो सुपेरिटी है इंटरचेंज करेगा, पहले E1 बड़ा होगा फिर E2 बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे वैसा नहीं, जो पहले बड़ा होगा वही हमेशा के लिए बड़ा होगा, क्योंकि अगर चेंज हुआ तो बीच में जीरो होना होगा, तो ऐसा तो है नहीं। तो कौन बड़ा होगा यहाँ पे, तो देखो इसके नजदीक में रहोगे तो E2 बहुत बड़ा होगा E1 के कंपेयर में, तो E2 बड़ा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन बड़ा होगा, तो E2 जो होगा बड़ा होगा E1 से, और यहाँ पे तो E2 जो होगा बहुत ही बड़ा होगा E1 से, इस वाला पोजीशन के लिए। अब यहाँ जीरो हुआ तो जीरो के इधर में इस वाले पोजीशन में भी यहाँ देखो, यहाँ पे कौन 1 के नजदीक है, E1 ग्रेटर देन E2 होगा, और इधर अगर जाओगे तो E2 ग्रेटर देन E1 होगा, क्योंकि बीच में जीरो हुआ होगा। तो पहले E1 बड़ा होगा E2 से, फिर बराबर हुआ दोनों, फिर E2 बड़ा हो गया होगा E1 से। तो यहाँ वाला एक ध्यान देना है, ये इधर तो वही रहेगा क्योंकि E2 बड़ा है, मतलब लेफ्ट में है, E2 बड़ा है E1 से, हमेशा के लिए लेफ्ट में होगा। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में है तो नीचे की ओर ड्रॉ करना है, ये ऐसे ग्राफ हो जाएगा। बीच में ये देखो E1 E2 दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब राइट में है तो ऊपर ग्राफ होने वाला। अब ग्राफ ऊपर है, कहीं भी जीरो नहीं हुआ, मतलब ऊपर ही ऊपर ऐसे पास कर जाएगा। अब ऊपर पास करेगा तो देखो ग्राफ ऐसे हो सकता है कि बीच से एकदम जाए, ऐसे एग्जैक्टली बीच से जाए, या हो सकता है कुछ इधर की ओर झुका रहे या कुछ उधर की ओर झुका रहे। इसके एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान दोगे, जैसे वही वाला नजदीक वाला चार्ज वाला है, तो नजदीक चार्ज से जो वैल्यू जीरो वाला होता है, तो वैसे जो कम मैग्नीट्यूड से उससे नजदीक में रहेगा, वो वाला जो कंसेप्ट वही है। तो कम मैग्नीट्यूड से ये Q है या -4Q है, तो जो बॉटम है मिनिमा है, जिसको ऐसे होगा तो मिनिमा कह सकते हो। मिनिमा कम चार्ज से कम दूरी होगा, ज्यादा चार्ज से ज्यादा दूरी होगा, एग्जैक्टली बीच में नहीं होगा। एग्जैक्टली बीच में कब होगा, जब एक Q हो या -Q हो, तब फिर एग्जैक्टली बीच में जाएगा, सिमेट्री। अभी सिमेट्री नहीं होगा, तो अभी देखो इस टाइप से कुछ होगा, ऐसे कुछ ग्राफ होगा। तो ये जो पोजीशन होगा एग्जैक्टली बीच में नहीं होगा, वो निकाल सकते हो। कुछ हम लोग x1 मान लेते हैं, तो पोजीशन निकाला जा सकता है। चलो बता दूंगा कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, तो बीच में जीरो हुआ है, इन्फिनिटी पे भी जीरो होता है, मतलब ग्राफ एक बार ऊपर होगा तो एक बार नीचे होगा, क्योंकि एक बार E1 बड़ा एक बार E2 बड़ा, तो एक सेकंड में ऊपर होगा तो दूसरे में नीचे होगा, ये वाला पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ से। और किसी एक अगर इधर ऊपर तो इधर नीचे तो उधर ऊपर होगा। अब देख लो कौन किधर होगा, देखो यहाँ पे E1 बड़ा है E2 छोटा है। E1 बड़ा है मतलब लेफ्ट में, इस सेगमेंट में लेफ्ट में है, इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में, इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, राइट में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस सेगमेंट में लेफ्ट में मतलब नीचे ड्रॉ करना है, इस राइट में मतलब ऊपर ड्रॉ करना है। तो ये तो नीचे ऐसे इन्फिनिटी से ऐसे चला जाएगा जीरो पे, क्या ये ऊपर भागेगा कि फिर नीचे लौटेगा, यहाँ ध्यान दो। तो यहाँ पे जीरो है, इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो कोई भी चीज जीरो है या दोबारा जीरो है, तो ये ऐसे कुछ ग्राफ हो सकता है, या नीचे से या ऊपर से। तो चूंकि ऊपर से तो ऐसे कुछ ग्राफ होगा, पहले मैक्सिमम होगा फिर मिनिमा होगा, तो पहले मैक्सिमम वैल्यू जाएगा फिर नीचे क्यों रहेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा होने वाला है, देखो ये यहाँ से और ये जीरो पोजीशन लेगा, यहाँ जीरो, ये ग्राफ ऐसे आगे की ओर इसको सिम्प्टोड बनेगा, जिसका सिम्प्टोड बोलते टच करता है, ऐसा कुछ ग्राफ होगा। तो ये ग्राफ होगा ऐसे, और इसको इस तरह से यहाँ पे कर सकते, इंफिनिटी पे टच करेगा। इवन ये भी पोजीशन निकाल सकते हो, कहाँ पे होगा, एक तो ये पोजीशन में निकालना, एक ये भी पोजीशन निकाल सकते हो।
ये वाला x2, ये x2 जो है वो कहाँ पे आएगा, ये x1 कहाँ पे आएगा, ये x कहाँ पे आएगा। सबसे पहले x की बात कर लेते हैं। फॉर x ये तो बहुत आराम से निकाल सकते हो। क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना कितना होगा, तो KQ बाई एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, K इंटू 4Q और डिवाइड बाई क्या A प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा। यहाँ से दूरी x, ये दूरी a मान लेना, ये मान लो कि a के बराबर है, तो पूरा दूरी कितना हो जाएगा a प्लस एक्स, कितना आ जाएगा a प्लस एक्स 2x हो गया, तो x का वैल्यू क्या a होगा। तो यहाँ से a दूरी पे है, तो ये वाला वैल्यू तो a आ गया, ये वैल्यू a आ गया, यहाँ से पूरा जो वैल्यू है a के बराबर है। ये x1 कितना होगा और x2 कितना होगा ये निकालना। तो x1 जो है मैक्सिमम वाला कैसे, इधर में इधर मिनिमम वाला कैसे, सॉरी मिनिमम वाला कैसे, ये जो मैक्सिमा का केस है। तो दोनों में जो वही कंसेप्ट लगेगा कि इक्वेशन लिख करके और डिफरेंशिएट करके जीरो करो, जीरो कर दोगे तो वहां से वैल्यू निकलेगा। तो इसको ट्राई कर सकते हो। चलो इधर मैं बता दूं x के लिए, x1 के लिए देखो, x1 के लिए क्या होगा 4x1, x1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो देखो दूरी किससे कितना है, इससे दूरी x1 होगा तो इससे a माइनस x1 हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा दोनों सेम डायरेक्शन में, जोड़ देना है। तो KQ बाई x1 का स्क्वायर प्लस K इंटू 4Q बाई a माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो उस पॉइंट का। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन जीरो कर देना मैक्सिमम मिनिमा के लिए x1 के रेस्पेक्ट में। तो KQ को तो कॉमन ले लो, KQ से कोई मतलब नहीं है। 1 बाई x1 स्क्वायर, तो पावर -2 पावर मल्टीप्लाई कर दो और पावर 1 घटा दो, x1 टू द पावर -3 होगा क्या, -2 -1 -3 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा 4 है, 4 को रख लो और पावर जो है मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया a माइनस x1 पावर 1 घटा दो होगा। तो KQ कॉमन ले लिया गया दोनों जगह से, KQ हट गया। ये x1 का पावर -2 और पावर मल्टीप्लाई किया, पावर 1 घटाओगे तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ भी ऐसी होगा, लेकिन एक चीज और आएगा यहाँ पे, इसको अंदर वाले में डिफरेंशिएट करोगे, अंदर वाला डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा -1 और इसको जीरो कर लेना है। जीरो करके देखो कितना आएगा, ये माइनस माइनस हुआ प्लस, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 2 इंटू x1 का पावर 3 -3 इनफैक्ट, और ये हो गया 8 a माइनस x1 का पावर -3 होगा क्या, देखो। और ये वैल्यू जो आएगा कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, ये वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा पावर जो है उधर कर लो, ये हो जाएगा a माइनस x1 का पावर 3 बराबर 4 इंटू x1 का पावर 3 होगा। इधर -3 था, उधर जाएगा +3 हो जाएगा। सोल्व करो कितना वैल्यू आ रहा है, a माइनस x1 इक्वल टू 4 टू द पावर 1/3 x1। x1 का वैल्यू कितना आया, x1 का वैल्यू होगा a अपॉन उधर जाएगा तो 1 प्लस 4 टू द पावर 1/3 हुआ। देखो ये वैल्यू जो है a/2 से छोटा आएगा, ये 2 से बड़ा वैल्यू आएगा। क्यों, क्योंकि 1 है, ये 1 से तो बड़ा ही होगा ना। 1 का पावर 1/3 1 होता है, 4 टू द पावर 1/3 1 से तो बड़ा आएगा। ये वैल्यू जो है 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा मतलब a/2 से छोटा क्वांटिटी है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर x1 जो है लेस देन a/2 है। यही तो मैं बता रहा था आपको, ये जो पोजीशन होगा ये बीचों बीच नहीं होगा, कम चार्ज से कम दूरी पे होगा। तो ध्यान रखना ऑप्शन में ऐसा रहता है। तो यहाँ पे एक रहेगा ये वाला कि एक इधर से नजदीक में रहेगा, एक उधर से नजदीक में रहेगा, और दूसरा यहाँ पे कि एक ऊपर में से ऐसे आ जाएगा, एक नीचे से ऐसे चला जाएगा। ये भी होगा, या ऐसे ग्राफ दे देगा, यहाँ पे एक उधर एक इधर, तो ग्राफ 4 इसी तरह से दिया जाता है। तो ये ध्यान देना होगा। और x2 का भी इसी तरह से लिख सकते हो। x2 में करोगे ये बीच में माइनस कर दोगे, वहां पे बीच में माइनस कर दोगे, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगा। तो पहले नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, और मैं इसी में चेंज कर दे रहा हूँ। तो x2 के लिए क्या हो जाएगा, तो कोई एक को प्लस मान लो, दूसरे को माइनस, दूसरा होगा। अगर ये x2 दूरी है, x2 दूरी है, तो दूसरा हो जाएगा a प्लस x2 दूरी। x2 होगा ये दूरी है, ये दूरी हो जाएगा a प्लस x2, a प्लस x2 दूरी हो जाएगा x2 के लिए होगा। ये सब ग्राफ में तो जरूरी नहीं है सब वैल्यू कैलकुलेट करना, लेकिन अगर कहीं अलग से क्वेश्चन दे दे, कंपैरिजन वगैरह टाइप में ग्राफ भी दे दे, पोजीशन भी पूछ ले, तब के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
तो हो सकता है ये कहाँ पे होगा उसका पोजीशन पूछ ले, ये कहाँ पे होगा उसका पोजीशन पूछ ले, या ग्राफ देखे पूछ ले, तब के लिए केवल ग्राफ ड्रॉ करना तो जनरली पोजीशन ग्राफ में डिनोटेड नहीं होता, क्योंकि उसके अलावा ही 4 ऑप्शन क्रिएट हो सकता है, इसके नजदीक देखे उसके नजदीक देखे, ऐसे ही 4 ऑप्शन क्रिएट हो जाते हैं। तो ये वैल्यू लिखोगे तो कितना आएगा, ये तो x2 हो जाएगा, और ये वैल्यू 4 वही रह जाएगा, -2 ही रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा ना, ये तो नहीं रहेगा, तो फिर वैल्यू क्या आ जाएगा देख लो यहाँ से, ये इधर गया तुम्हारा वैल्यू जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, क्योंकि वो x2 का होल स्क्वायर ठीक है, यहाँ से दूरी a प्लस x2 ठीक है, और हाँ बीच में माइनस भी तो होगा ना, बीच में माइनस होगा, कोई एक बड़ा मान लेना, क्योंकि डिफरेंशिएट करके 0 करना है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी एक मैं बड़ा मान लेना, मैं इसी को बड़ा मान रहा हूँ, हाँ इसी को बड़ा मान रहा हूँ, बोला छोटा मान रहा हूँ, तो ये बीच में माइनस साइन होगा, ये बीच में माइनस, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा, फिर यही वैल्यू आ जाएगा इस तरह से, तो आई थिंक वही रह जाएगा, हाँ नंबरिकल वैल्यू वही रह जाएगा x2 केवल कर देना, x2 केवल कर देना, वही रहेगा या चेंज करेगा बीच में, अच्छा बीच में प्लस होगा ना, ये प्लस x2, ये प्लस x2 होगा, ये प्लस x2 होगा, ये वाला x2 हो जाएगा, ये चेंज करेगा, प्लस हो गया बीच में, तो ये वैल्यू चेंज करेगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, उधर लेके चले हुए तो 4 टू द पावर 1/3 -1 ये होगा, देख लो पॉजिटिव वैल्यू आना है, क्योंकि ये तो एक से बड़ा होने वाला है क्वांटिटी, तो 4 का क्यूबिक रूट -1 ये वैल्यू हुआ x2 का, और हमें इधर तो कोई वैल्यू ले उससे कोई मतलब था नहीं, ये x2 कर लेना, तो ये पोजीशन हुआ, तो ये पोजीशन पे इसका मैक्सिमा गेन हुआ होगा, ये देख रहे हो, ये भी a से बड़ा है, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है 1 से छोटा है, देखो ये 2 तो नहीं हो सकता, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 -1 होता तो 1 होता तो ये हो जाता, ये तो 2 से छोटा क्वांटिटी है, 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा है, अब 2 से छोटा क्वांटिटी मतलब ओवरऑल 1 से बड़ा 1 से छोटा होगा, अगर ये ओवरऑल 1 से छोटा क्वांटिटी है क्या a से बड़ा हो जाएगा, मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि x2 जो है ग्रेटर देन a है, आना भी चाहिए था, ये जो मैक्सिमम का पोजीशन हुआ तो a के बाद ही ना मिलेगा, पहले तो मिल नहीं सकता, तो ये इसका डिस्कशन हो गया, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक कर्व वाला बात हो गया, इधर वाला जो नजदीक वाला बात हो गया, ये तो याद रखना है, कम 4 से कम दूरी, ज्यादा से ज्यादा दूरी, ये वाला तो अपना जो डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग देख लेना, कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा किस डायरेक्शन में होगा, और वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें कैलकुलेशन करना होगा, वैल्यू को तो वैसा उतना याद रख नहीं सकते हो, तो ये डिस्कशन है, नोट डाउन करना। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है तो उसमें एक डिस्कशन किया था क्वेश्चन के थ्रू कि एक रॉड है, इससे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक डिस्कशन हुआ था। तो देखो तो इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ा था हमें, और इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कर लेते थे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर लेंथ के अलॉन्ग हो तो लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो वही लैम्डा है, उसमें भी आया होगा सेंटर ऑफ मास में, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर लेंथ वाइज होता है तो लैम्डा, एरिया वाइज होता है तो सिग्मा, और होल वाइज होता है तो रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही चीज है। यहाँ पे लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा जो है वो बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। एक रॉड है जो जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, फाइनाइट रॉड है, फाइनाइट का मतलब अभी बात करेंगे क्या है फाइनाइट, और एक होगा इनफाइनाइट, तो उसका मतलब क्या है। यहाँ से ए दूरी पे एक पॉइंट पी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, इस पॉइंट पी पे ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो जो भी दूरी होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये पॉइंट पी जो पे ये जो रॉड है ऊपर वाला एंड θ1 बना रहा है, नीचे वाला एंड θ2 बना रहा है, ये डिस्कशन ये पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फाइनाइट इनफाइनाइट की भी बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि जैसे मान लो एक रॉड है, ये मान लो 4 मीटर का है, अब यहां से अगर मान लो 2 सेंटीमीटर की दूरी पे तुमको फील्ड निकालना है, ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, ये देखो। अब देखो ये जो एंगल होगा कितना बनेगा, ये जो एंगल होगा कितना बनेगा, ये 2 मीटर है, पूरा 4 मीटर है, मान लो ये सिमेट्रिकल बीचों बीच है, मान लो ये बीचों बीच है, तो ऊपर वाला 2 मीटर होगा, नीचे वाला भी 2 मीटर होगा, तो 2 मीटर tan थीटा कितना आएगा, 2
2 मीटर बाई 2 सेंटीमीटर मतलब 100 आएगा। tan थीटा 100 निकालना ऑलमोस्ट 89 से तो ऊपर ही आता है, 89.56 कुछ आता है, देख लेना। tan थीटा अगर 100 है टेबल में देख सकते हो, 89.5 डिग्री से ऊपर ही आता है। 89.5 डिग्री मतलब ऑलमोस्ट कैसा हुआ, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू क्या 90 डिग्री हुआ। तो 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ऑलमोस्ट ये वर्टिकल हो गया ऐसे, इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट, क्योंकि इसके लिए ये इनफाइनाइट दूरी है। तो फाइनाइट इनफाइनाइट रिलेटिव होता है। अब ये 100 ओवर टर्म्स का ये रेशियो होता है, तो हम लोग इनफाइनाइट मान लेते हैं 50 100, फिर tan 50 भी लार्ज वैल्यू हो जाता है, 89 वगैरह के आसपास आ जाता है, tan 100 तो उससे भी बड़ा आ जाता है। और अगर इससे ज्यादा का फैक्टर हो तो और अच्छा, ये जो रेशियो 100 के अप्रॉक्स है उससे ज्यादा में रहता है तो हम लोग इसको बोलते थे कि लार्ज है इसके कंपेयर में। लेकिन अगर यही चीज है ऐसे हो, 4 मीटर का है वही 2 मीटर, और मान लो 1 मीटर पे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 2 मीटर हुआ। अब यहाँ लेके चलोगे तो tan थीटा 2 हो जाएगा। अब 2 जो है तुम्हारा 70-80 डिग्री है, 70 डिग्री वगैरह के आसपास आएगा। ये मान लो 2 एग्जैक्टली मैं 2 में ले लूं तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये फाइनाइट हुआ, इसको बोलते हैं फाइनाइट। तो 90 से छोटा जो एंगल बनेगा, ये एग्जैक्टली 90 नहीं, अप्रॉक्स 90 है, 89 88, इससे ऊपर वाला जो एंगल है 89 से ऊपर वाला, ऑलमोस्ट 89 से अगर ऊपर एंगल बन रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑलमोस्ट 90 डिग्री, तो इनफाइनाइट बोल देंगे। अगर वैसा एंगल बन रहा है जिसको हम लोग कैलकुलेट करें उसी टाइप से आएगा, जैसे 45 डिग्री 60 डिग्री 75 तक आ सकता है। ये सब एंगल को हम लोग फाइनाइट लेके चलते हैं, तो सब फाइनाइट वाला हो जाएगा। यहाँ फाइनाइट की बात कर रहे हैं, मतलब ये दोनों लेंथ कंपेरेबल होगा, ये इसके कंपेरेबल इसके कंपेरेबल होगा। ये एंगल जो है 90 का अप्रोचिंग नहीं है, ये एंगल 90 का अप्रोचिंग हो जाएगा तो वही इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट का मतलब नहीं कि 2 4 10 20 50 100 200 किलोमीटर है, रिलेटिव इसके कंपेयर में ये 100 टाइम्स या उससे ज्यादा होगा। कभी कभार 50 टाइम्स वगैरह भी रहता है तो भी ले लेते हैं, क्योंकि वो भी अप्रॉक्स 89 डिग्री आता है। ये मोस्टली 100 टाइम्स या उससे ज्यादा होता है, कहीं भी इनफाइनाइट का ही मतलब होता है, ये ध्यान रखोगे, ये इनफाइनाइट का मतलब होगा। अब इसका निकालते हैं, ये सब साइड में लिख सकते हो, तो हर जगह काम आने वाला है। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो स्मॉल पार्ट लेना होगा, क्योंकि हम लोग को पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। तो मान लो यहाँ पे कुछ स्मॉल पार्ट लिया जाए, ये थीटा 1 थीटा 2 है, मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, दूरी ये था, यहां से कुछ थीटा एंगल पे ये डी थीटा लिया जा रहा है, और ये कुछ मैं दूरी मान ले रहा हूँ यहाँ से वाई, ये जो दूरी होगा स्मॉल वाला टी वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज है ये वाला पे, इसको मान लेता हूँ डी क्यू चार्ज है। ये तो पॉइंट चार्ज होगा ना, ये दूरी वाई है, उसमें स्मॉल चेंज डी वाई, ये एंगल थीटा है, ये डी थीटा। अब चूंकि थीटा में भी चेंजिंग है वाई में भी चेंजिंग है, तो दोनों के अकॉर्डिंग में वेरिएबल मान लिया। अब इंटीग्रेशन एक वेरिएबल पे होता है, या तो वाई को थीटा बनाएंगे, थीटा को वाई बनाएंगे। जनरली लिमिट हमारा थीटा 1 थीटा 2 में है, और उसी पे क्वेश्चन वगैरह भी रहता है, तो हम लोग वाई को थीटा कन्वर्ट करके सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले डी क्यू का वैल्यू निकालते हैं, डी क्यू कितना होगा। तो क्या डी क्यू का वैल्यू लैम्डा इनटू डी वाई होगा। चार्ज क्या होता है, तो लैम्डा चार्ज पर लेंथ इनटू लेंथ। अब डी वाई को भी डी थीटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि वाई को थीटा बनाना है, और ये जो दूरी है इसको आर मान लेते हैं। तो इस वाले चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा। क्या पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर देता है, ये ना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, डी मान लेते हैं। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा थीटा, ये डी हुआ। पहले वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन की बात करेंगे। पहले तो डी निकाल लेते हैं, और ये सब जो है थीटा के टर्म में निकाल लेते हैं। अभी देखो डी जो आएगा किसके टर्म में आएगा वो देख लो। तो डी क्या होगा, तो के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो के लैम्डा डी वाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इसके टर्म में चलो लिख सकते हैं यहाँ पे, चलो अभी आर स्क्वायर ही छोड़ दो। तो आर स्क्वायर अगर लिखोगे भी तो ये वाला ए दूरी है, तो अंडर रूट में आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वाई के टर्म में आ रहा है, लेकिन हमें निकालना थीटा के टर्म में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो, हमें थीटा के टर्म में डिस्कस करना है। तो देखो यहाँ से अगर tan थीटा में लिखो, tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होगा क्या, वाई बाई ए। tan थीटा कितना होगा, वाई बाई ए। मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे डी वाई चाहिए, तो वाई को थीटा के टर्म में लिख के डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डी वाई हो जाएगा डी थीटा के टर्म में। अब यहाँ पे ध्यान रखोगे कि जो भी डिफरेंशिएशन वगैरह किया जाता है, एक वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट हो,
तब जाके डिफरेंशिएशन तुम्हारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। और साइन थीटा लिखोगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज वाई और आर होगा, यहाँ डी आर बनने लगेगा। अब एक अनदर वेरिएबल डी आर क्रिएट हो जाएगा, हमें डी वाई को डी थीटा बनाना है। अब एक अनदर डी आर क्रिएट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जब भी ऐसा डिस्कशन का होता है, उधर काइनेमेटिक्स वगैरह में भी या सर्कुलर मोशन वगैरह में भी डिफरेंशिएशन कैसा आता है, जिसमें कि रोटेट कर रहा है, तो थीटा को रेट ऑफ चेंज ओमेगा होता था, तो थीटा को ऐसे टर्म में हम लोग लिखते थे जो कि कांस्टेंट के टर्म में आ जाए, ताकि जो थीटा को ओमेगा हो जाए, कोई एक्स का जो है उसका डिफ्रेक्शन भी हो जाए, रेस्ट जो तीसरा क्वांटिटी वो कांस्टेंट रहे, वो वेरिएबल होगा तो फिर उसका भी रेट ऑफ चेंज आने लगेगा। तो वही काम यहाँ करना है। तो तीन क्वांटिटी तो होना ही है, एक यहाँ होगा एंगल और दो क्वांटिटी यहाँ, तो तीन क्वांटिटी तो होना है, दो में तो होना नहीं है कि ये tan थीटा इक्वल टू सम क्वांटिटी, ऐसा तो नहीं है। तो तीन क्वांटिटी, उसमें दो वेरिएबल रखना है, तीसरा को नहीं रखना है, वैसा लिखना है। और वो tan से आ सकता है, साइन से आ सकता है, कॉस से आ सकता है, जिससे भी आ जाए। तो कहीं भी करने का यही तरीका होता है, वो फिजिक्स में कहीं भी डिस्कशन हो तो दो के रेट ऑफ चेंज निकालने में यही काम किया जाता है। तीसरा कांस्टेंट आना चाहिए, वो किसी भी टी रेशियो से है, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो टी रेशियो तुम यूज कर लो। तो मेरा tan या कॉट से आएगा तो tan लिख लेते हैं, आसान है, वो वेरिएबल ऊपर में हो जाएगा। यहाँ पे y क्या होगा, y क्या a का tan थीटा हो जाएगा, तो डिफरेंशिएट कर लो, तो dy बाई डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं, तो dy बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, a tan थीटा का डिफरेंशिएशन पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा होता है, पता है ना, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, तो dy किसके होगा। और देखो a कांस्टेंट क्वांटिटी था, ये बाहर किया, और कांस्टेंट नहीं होता तो बाहर नहीं कर सकते थे, तो tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, तो dy कितना हुआ, तो a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये dy हुआ। अब इसको अगर यहाँ हम लोग पुट कर लेते, डी थीटा का टर्म में निकल जाएगा, और r का वैल्यू फिर यहाँ से पुट करेंगे, r क्या यूज करेंगे, वो भी देखना होगा कि r को रिप्लेस में करना किसके टर्म में, थीटा के टर्म में। या साइन थीटा लिखिए, साइन थीटा लिखेंगे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो y फिर से आ जाएगा, फिर y को हटाना होगा, तो क्यों हम लोग cos थीटा के टर्म में r को हटाएं, तो क्या r का वैल्यू a बाई cos थीटा होगा, ये जो r का वैल्यू होगा, क्योंकि cos थीटा जो होता है, cos थीटा ये होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज a बाई r होता है, r का वैल्यू क्या a बाई cos थीटा होगा, ये a का सेक थीटा होगा, r का वैल्यू। अब इन सबको पुट कर लो, r का वैल्यू यहाँ पुट कर लो, dy का वैल्यू पुट कर लो, देन हमारा dy d निकल जाएगा। तो चलो पुट करते हैं, कितना आता है d का वैल्यू, देन फिर देखेंगे इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो d हो जाएगा k लैम्डा dy, dy कितना है a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन r स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा हट गया, तो क्या ये k लैम्डा बाई a इंटू डी थीटा, या नंबर देख लेंगे तो 5वां नंबर लग रहा है, जो भी नंबर है, तो k लैम्डा बाई डी थीटा, क्या इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। अब ये भी एक ध्यान देने वाला बात है। तो पहले तो ये कन्वर्जन था, इसको ध्यान देना था कैसे हम लोग किए, तो चूंकि मुझे जो लिमिट था थीटा 1 थीटा 2 थीटा में था, तो कैसे लिमिट लेंगे बात करेंगे, इसलिए मैं सबको थीटा में कन्वर्ट कर लिया। तो ध्यान रखना है कौन सा टी रेशियो यूज करना, ताकि हमारा कांस्टेंट के टर्म में दूसरा वेरिएबल है, दो वेरिएबल एक साथ ना आने लगे इस टाइप से कि यहाँ पे ये दोनों मिल लेकर हम लोग वहां पुट कर लिए, यहाँ तो दो वेरिएबल आएगा ही, लेकिन तीसरा अनदर नहीं आना चाहिए था। तो जो काम का वेरिएबल वही है, तीसरा जो भी और चीज वो कांस्टेंट आ जाए जो काम का नहीं। जैसे यहाँ पे y मेरा काम का नहीं था, तो r में रिलेशन लिख लिए, ये मेरा डिस्कशन आ गया। यहाँ पे क्या है कि यहाँ r में लिखते तो गड़बड़ हो जाता, तो y और a में लिख लिया tan थीटा को, हमारा डिस्कशन हो गया। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन डायरेक्ट करेंगे कि कुछ करना पड़ेगा अलग से। तो इंटीग्रेशन करता क्या है, पहले उसकी बात करें। तो इंटीग्रेशन जो है, जो भी स्मॉल चीज है उसको जोड़ देता है, बस यही करता है कि जोड़ने का काम करता है, स्केलर सम करता है, मैग्नीट्यूड को जोड़ता है, डायरेक्शन को नहीं। एक कोई मान लो 5 इधर है 5 इधर है, तो 5 5 10 तो होना नहीं है, तो इंडिकेशन ये वाला काम गलती करेगा। 5 इधर का दोगे और 5 इधर का दोगे, बोलोगे जोड़ के बता दो तो गलत बताएगा। वो ये नहीं कि एंगल लेके तुम्हें फॉर्मूला बता देगा √a² + b² + 2b cos थीटा, ये काम इंडिकेशन नहीं करने वाला, वो वेक्टर सम होगा। इंडिकेशन स्केलर सम करता है। तो ध्यान रखो कि जब भी वेक्टर डिस्कशन हो और वहां पे कुछ स्मॉल डिस्कशन हो रहा हो, तो वहां देख लेना कि सबका डायरेक्शन सेम है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे था, पिछले क्लास में लोग बात किए थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले थे, जो भी स्मॉल क्वांटिटी लिए थे सबका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आया था, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया। क्या यहाँ ऐसा होगा, ये इधर देगा, ये थोड़ा ऊपर वाला नीचे दे देगा, ये वाला उधर दे देगा, क्या सबका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में है। तो यहाँ इंटीग्रेशन अगर इसको कर दोगे तो तुम्हें आंसर नहीं आने वाला।
तो ऐसे में करेंगे क्या, तो उसको मैग्नीट्यूड दे दो। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो कंपोनेंट से। तो इधर का जो कंपोनेंट होगा कितना आएगा, तो डी का कॉस थीटा, इधर का कंपोनेंट कितना आएगा, डी का साइन थीटा। तो जितना भी ये डी है सब मिलकर डी कॉस थीटा, ये डी कॉस थीटा जो इधर है सब डी कॉस थीटा जोड़ करके एक्स कंपोनेंट दे देगा, और सब डी साइन थीटा जोड़ के क्या दे देगा, वाई कंपोनेंट। तो उसको मैग्नीट्यूड मिल गया, उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तुम सारा एक्स का अलग से जोड़ दो, तुम सारा वाई का अलग से जोड़ दो, और दो कंपोनेंट मिलेगा, दोनों को हम लोग फ्रीज करेंगे। तो ध्यान रखोगे जब भी वेक्टर का समेशन करना है इंटीग्रेशन में, तो कंपोनेंट लेना होगा अगर अलग अलग डायरेक्शन में सारा स्मॉल पार्ट का है। तो अगर स्केलर का करना है, ये मान लो आगे आएगा पोटेंशियल निकालना, तो पोटेंशियल निकालने में ऐसा नहीं करना, सीधे पोटेंशियल लिखना है, स्मॉल पार्ट का इंडिकेट करना है, आंसर आ जाएगा। ये एनर्जी वगैरह निकालना हो तो स्मॉल पार्ट का एनर्जी लिख लेना, उसको इंडिकेट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये वेक्टर वाले डिस्कशन में फोर्स निकालना हो, फील्ड निकालना हो, तो वहां करना होगा। तो अलग अलग डायरेक्शन में है तो उनका कंपोनेंट तोड़ो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर प्लेन में है तो। अगर स्पेस में 3 डायमेंशन में तो 3 कंपोनेंट तोड़ना होगा, एक्स वाई और जेड। यहाँ तो प्लेन में है तो 2 ही कंपोनेंट होगा, ये एक्स और वाई। तो इधर का सारा जोड़ के एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा, इधर का सारा जोड़ के वाई कंपोनेंट मिल जाएगा। तो डी मिला। एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, चलो देखो एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, तो एक्स कंपोनेंट आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, होगा क्या। तो डी के कॉस थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स कंपोनेंट आएगा। अब देखो यहां से वैल्यू निकाल लो, के लैम्डा बाई ए बाहर हो गया, के लैम्डा बाई ए इंटीग्रेशन कॉस थीटा के ऊपर। अब बात आया लिमिट का। अब एक और चीज ध्यान देना है, लिमिट, थीटा का लिमिट क्या होगा। देखो यहाँ पे इधर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये θ1 था, ये क्या था θ2। थीटा तुम यहां से मेजर कर रहे हो, ये वाला डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं। जैसे पोजीशन वगैरह में भी ऐसी होता है, जैसे मान लो यहाँ पे तुम यहां से अगर x मान रहे हो और दूरी अगर मान लो यहां से x मान लो, यहां से पोजीशन का x मान लो, ये वाला ऐसा कुछ पिछले क्लास में हम लोग किए थे। तो जहां से x मान, जैसे यहां से x मान है, x का मिनिमम वैल्यू a होगा और मैक्सिमम वैल्यू a प्लस l होगा। मिनिमम कितना होगा a और मैक्सिमम कितना होगा a प्लस l। उस तरह से अगर यहां से x मानोगे यहां से, तो चेंज करेगा सिचुएशन। मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0, मैक्सिमम कितना होगा l, लेकिन दूरी चेंज करेगा, a प्लस x लेना होगा। कभी भी डायरेक्शन का भी हो सकता है, जैसे कैसे हो कि तुम ऑरिजिन यहां मान लो और x तुम इधर ले लो, ये अगर l/2 और l/2, l/2 ये भी l/2 है, ये सेंटर मास वगैरह में किए होगे। तो इधर का x प्लस हुआ तो इधर का x माइनस, तो माइनस l/2 से प्लस l/2 इंडिकेट करते होगे। तो वही काम यहाँ भी करना होगा, जिधर का तुम एंगल थीटा लिए हो प्लस हुआ और दूसरे वाला क्या होगा तो माइनस। चूंकि मैं इधर का थीटा लिया तो इधर का प्लस होगा तो इधर का क्या हो जाएगा माइनस, क्लॉकवाइज प्लस होगा तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस। यहाँ मैं मान रहा हूँ, ऐसे जो बेसिक एजम्पशन नहीं होता है कि एंटी क्लॉकवाइज प्लस होता है, जिधर तुम यहाँ लोगे उसका अकॉर्डिंग होगा। तुम यहाँ पे अगर डिस्कशन ऐसा है और इन इधर लेके एक्स इधर ले लो तो गलत नहीं होगा, इधर का प्लस उधर का माइनस, एक्सिस तो हम लोग चेंज करते ही हैं। तो ये वाला प्लस हुआ तो ये वाला माइनस, तो कहां से लिमिट होगा, प्लस में θ1 तक गया, माइनस में गया θ2 तक, तो माइनस वाला पहले लिखते हैं। तो क्या ये माइनस θ2 से θ1 होगा, ध्यान से देखो ये 0 है एंगल, इधर 0 से कहां तक बढ़ के गया θ1 और 0 से घट के कहां गया माइनस θ2। तो लिमिट क्या होगा माइनस θ2 से θ1, ये रेंज में हमें करना है। से मान लो 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो पूरा तो 90 डिग्री है, तो 90 तो कर नहीं सकते, तो प्लस में 60 और माइनस में 30, तो माइनस 30 से 60, तो माइनस 30 से 60 अगर है तो 90 का रेंज हुआ या नहीं हुआ। तो टोटल रेंज है θ1 प्लस θ2, इनके बीच का जो गैप है देख सकते हो, माइनस θ2 से θ1 या θ1 प्लस θ2 का गैप है माइनस 3 से 5, 8 का गैप हो गया। तो इस तरह से ये माइनस ये प्लस, ये एंगल जो टोटल इनके बीच का कितना है तो θ1 प्लस θ2, तो माइनस θ2 से θ1, तो ध्यान रखना है। अब इसको सोल्व कर लो, देखो कितना आ जाएगा। हाँ, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन थीटा या माइनस साइन थीटा। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा हो जाएगा माइनस θ2 से θ1, कितना आ जाएगा के लैम्डा बाई ए साइन θ1, लिमिट पुट कर दो, बीच में माइनस साइन और साइन माइनस θ2 होगा क्या, साइन θ1 और माइनस साइन और माइनस साइन, माइनस बाहर हो गया। तो क्या एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
के लैम्डा बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आएगा। ये याद रखना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन में जरूरत पड़ता है। अभी ये डिस्कशन के बाद याद करने का थोड़ा सा हेल्प कर दूंगा याद करने में, तो ये याद करना पड़ेगा। डायरेक्ट रटो या थोड़ा हिंट दूंगा याद करने के लिए, तो वैसे याद करना होगा इसको। एक्स कंपोनेंट ये नेट वैल्यू इतना आएगा थीटा 1 थीटा 2 के टर्म में। वाई कितना होगा, वाई बात कर लेते हैं। वाई कंपोनेंट कितना होगा, तो वाई कंपोनेंट जो होगा यहाँ से कैलकुलेट कर लो। वाई कंपोनेंट हो जाएगा टी का साइन थीटा, और जो नीचे वाला कंपोनेंट आया था तो कितना आ जाएगा, ये लैम्डा बाई ये साइन थीटा। लिमिट वही रहेगा, लिमिट में चेंजिंग नहीं होने वाला। तो माइनस के लैम्डा बाई माइनस क्यों, क्योंकि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस थीटा 2 थीटा 1। लिमिट माइनस साइन हटाने के लिए लिमिट उल्टा पुट कर सकते हो, पहले लोअर लिमिट पुट कर लो। कॉस माइनस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये कॉस जो है माइनस साइन तो खा जाता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो क्या आ जाएगा, ये लैम्डा बाई ये कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा। ये वाई कंपोनेंट ऑफ तो इसका डेरिवेशन हुआ। तो डेरिवेशन बोर्ड के लिए तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन उसके लिए डेरिवेशन जरूरी नहीं, उसके लिए फार्मूला जरूरी है, फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। तो डेरिवेशन बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे किया गया वो देख लोगे एक बार। तो ये एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, नोट डाउन करो। इस पे स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। तो फार्मूला को याद कैसे रखा जाए उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये लाइन चार्ज है, अब दोनों तरफ अगर स्मॉल पार्ट लोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा और ये इधर देगा। तो ये ऊपर वाला सेगमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा और नीचे वाला सेगमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा। ऊपर वाले सेगमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका दो कंपोनेंट होगा, एक राइट में एक नीचे की ओर होगा। और इधर वाला सेगमेंट जो है वो भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, एक राइट में होगा एक ऊपर होगा। मतलब दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो राइट में हो ही रहा है, ओरिजेंटल वाला जो परपेंडिकुलर वाला, वो भी अब ध्यान रखेंगे परपेंडिकुलर और पैरेलल से याद रखेंगे। ईएक्स वाई में कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि रॉड ऐसी ही रहेगी, कोई गारंटी नहीं, रॉड ऐसे हो सकता है, रॉड तिरछा हो सकता है। तो रॉड के पैरेलल कंपोनेंट और रॉड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो रॉड के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो ऐड हो रहा है, ध्यान दो कि ये इधर दिया और ये इधर दिया, तो रॉड के पैरेलल जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला ये ऐड हो रहा है। ऐड हो रहा मतलब बीच में क्या हो जाएगा, प्लस साइन। तो ये तो ऐड होगा ना परपेंडिकुलर, कैसे भी हो, रॉड ऐसे भी रहे तो भी यहाँ पे अगर निकालना प्लस है, यहाँ पे अगर लेना है तो ये वाला के कारण लोगे इधर स्मॉल पार्ट के कारण इधर आएगा, इधर स्मॉल के पार्ट के कारण इधर होगा। ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये तो ऐड ही ना होगा, माइनस होगा तभी होगा। मान लो माइनस है तो ये अपने तरफ देगा और ये अपने तरफ देगा, तो ऐड ही ना होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो रॉड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा ऐड होना मतलब प्लस आएगा, और रॉड को पैरेलल जो डायरेक्शन होगा, पैरेलल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कैसा होगा, तो माइनस। तो ये तो पहले ध्यान रखना है। तो रॉड के परपेंडिकुलर वाले में प्लस होगा और पैरेलल वाले माइनस। क्यों, क्योंकि एक ये वाला जो है नीचे दिया तो ये वाला ऊपर देगा। वैसे ही देखो ये उधर दिया तो इधर दिया, अब दोनों बराबर हुआ तो जीरो भी हो सकता है, ये उधर दिया तो इधर दिया, नहीं बराबर हुआ तो वैल्यू आएगा। अगर दोनों एंगल बराबर हुआ तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये जीरो नहीं होने वाला। तो ये कंपोनेंट कभी जीरो नहीं होगा रॉड के परपेंडिकुलर। रॉड के पैरेलल वाला जीरो हो सकता है कब, जब दोनों एंगल बराबर हो जाए। दोनों एंगल बराबर होगा तो जीरो हो जाएगा, पहला बात है। दूसरा, ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा वाला है, तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसमें साइन थीटा आएगा, पैरेलल वाला में कॉस थीटा आएगा। उसको थोड़ा इस तरह से ध्यान रख सकते हो, ये वाला एंगल हम लोग थीटा लिए थे, ये वाला थीटा हुआ, ये साइन आया क्या आया, कॉस, ये वाला कॉस आएगा, d1 का कॉस थीटा। अब देखो ये वाला में कॉस नहीं, ये वाला में साइन है, ये वाला में कॉस है, होना भी चाहिए क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन किए हैं। तो साइन जो है वो कॉस बन जाएगा और कॉस क्या बन जाएगा, साइन। मतलब कंपोनेंट में जो कॉस बन रहा है वो फार्मूला में साइन होगा, और कंपोनेंट में जो साइन बन रहा है वो फार्मूला में क्या आएगा, कॉस। तो अब समझ में आ गया होगा कैसे याद रखना है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो ऐड होने वाला है इसलिए बीच में प्लस होगा, पैरेलल कंपोनेंट सब्सट्रैक्ट होने वाला है इसलिए बीच में माइनस। जो एंगल जिसके साथ यहाँ कॉस बन रहा है वाला साइन होने वाला है, जो साइन है वो क्या बन जाएगा, कॉस। दूसरा देखो यहाँ पे प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस और प्लस मिलके तो प्लस ही होता है, लेकिन यहाँ माइनस है, कौन बड़ा कौन छोटा उससे देखना होगा।
तो मैं चलो यहाँ देखो यहाँ पे मॉडुलस में लगा दिया हूँ। तो मॉडुलस लगा देने से तुम्हें क्या होगा कि जो सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये मॉडुलस लगा के फॉर्मूला करना। सिचुएशन से कैसे बात करेंगे वो देखो, जैसे कि मान लो ऐसा कुछ है, ऊपर में ये मान लो कि 40 डिग्री है और नीचे में मान लो 30 डिग्री है। अब बताओ किधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये पॉजिटिव है। एक्स जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर ही होगा, क्योंकि ये इधर दिया परपेंडिकुलर इधर ही होगा, तो ऐसे ही प्लस वाला था। ये किधर होगा, अगर हम लोग डायरेक्शन देख लें कि मॉडुलस मैग्नीट्यूड लिख देंगे, हमें फार्मूला से कोई मतलब नहीं, पहले थीटा में लिख लो, पहले थीटा लिख लो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ मॉडुलस लगा लो, डायरेक्शन देख लो। देखो कैसे डायरेक्शन डिसाइड करोगे, प्लस से, प्लस अपने से दूर देता है, मतलब जो एंगल बड़ा है उसके अकॉर्डिंग डोमिनेट करेगा। ये अपने से दूर हुआ तो ये कंपोनेंट इधर देगा, ये कंपोनेंट इधर देगा। कौन बड़ा होगा, नीचे वाला कि ऊपर वाला? तो 40 डिग्री वाला बड़ा होगा, 30 डिग्री वाला छोटा होगा, क्योंकि एंगल छोटा है। तो ये इधर दिया तो नीचे का कंपोनेंट हुआ, तो पैरेलल वाला किधर हो जाएगा, नीचे। समझ में आया? फिर से देख लो, अगर दोनों एंगल बराबर हुआ तब तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जितना इधर देगा उतना ही उधर देगा, दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन जो बड़ा होगा उसको डोमिनेट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो अपने से दूर दिया, निगेटिव होता तो अपने तरफ होता तो ऊपर हो जाता। तो चूंकि ये 40 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो 40 वाला डोमिनेट करेगा, तो 40 डिग्री डोमिनेट करेगा। और ये प्लस चार्ज है तो प्लस के फील्ड इधर होता है, इसका एक कंपोनेंट उधर हुआ, एक नीचे हुआ, तो नीचे वाला डोमिनेट करेगा, इसका एक वाला उधर होगा, एक इधर होगा। ये डायरेक्शन देख लिया, मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पुट कर देना है, इसको यहाँ पुट कर देना, आंसर आएगा। तो जो पैरेलल कंपोनेंट वो माइनस में जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट प्लस में जाएगा, परपेंडिकुलर वाला में साइन थीटा आएगा, पैरेलल वाला में कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा जो माइनस वाला है मॉडुलस के साथ लिख देना है, डायरेक्शन यहाँ से देख देना है, जो ज्यादा एंगल वो डोमिनेट करेगा। अगर प्लस है तो अपने से दूर, माइनस है तो अपने तरफ। तो अगर ध्यान रखोगे तो फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्पेशल केस का। ये स्पेशल केस क्या क्या होने वाला है, तो स्पेशल केस देख लेते हैं इसमें। इनफाइनाइट रॉड, इनफाइनाइट का मतलब दोनों तरफ से इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का मतलब भी बताया था, ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल, मतलब होगा θ1 टेंडिंग टू 90 डिग्री एंड θ2 भी टेंडिंग टू क्या, 90 डिग्री। अब दोनों टेंडिंग टू 90 डिग्री है तो देख सकते हो कि ये कंपोनेंट का कोई 0 होने वाला है, ये इन्फिनिटी हुआ, ये भी इन्फिनिटी। तो दोनों एंगल 90 डिग्री है। अब इसको इस तरह से दिखा देते हैं हम लोग, यहाँ भी कर लो, ये बहुत ही नजदीक में रहेगा, इतना दूर नहीं जाएगा। और जो अभी भी ये थोड़ा ज्यादा दूर दिखाएगा, एकदम नजदीक में होगा, उतना तो नजदीक दिखा नहीं सकते। इस तरह से किया गया, ये एंगल 90 डिग्री को टेंड किया, ये भी एंगल क्या टेंड किया, 90 डिग्री को। तो ये बहुत ही दूर होगा, उतना मेरा बोर्ड नहीं है। अगर इसके कंपेयर में इसको बहुत छोटा करना पड़ेगा मुझे, इसको या तो एकदम नजदीक ड्रॉ करे तो ऐसे होगा, तुमको एंगल नहीं दिखाई देगा, इसलिए मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एंगल अप्रोक्स 90 डिग्री, अप्रोक्स 90 डिग्री, बहुत ऊंचा होगा, बहुत ऊंचा इधर होगा, नीचे होगा। तो ऐसा डिस्कशन है। तो जो फॉर्मूला आया था इधर वाला ई परपेंडिकुलर का क्या था, के लैम्डा बाई ए साइन 90 प्लस साइन 90, है ना था, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्या ई परपेंडिकुलर 2k लैम्डा बाई ए होगा, इसको याद रखोगे। इनफाइनाइट जो रॉड होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 2k लैम्डा बाई ए। ई पैरेलल अगर लेके चलोगे तो 0 आएगा, k लैम्डा बाई ए मॉडुलस cos 90 माइनस cos 90, दोनों एंगल तो बराबर है, कितना हो जाएगा, 0। तो जब भी दोनों एंगल बराबर होगा तो पैरेलल वाला 0 होगा, केवल परपेंडिकुलर मिलेगा। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई ए। दूसरा अगर बात कर लें केस 2, सेमी इनफाइनाइट। सेमी मतलब आधा। एक एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा और दूसरा जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। तो दूसरा एंगल 0 डिग्री होगा, एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये सिचुएशन कैसा बनेगा, पहले देखिए। ये परपेंडिकुलर लाइन जो है वहीं से रहेगा, ये ध्यान रखोगे। ये रॉड यहीं तक इंड होना चाहिए, ना इसके ऊपर ना इसके नीचे। अगर वहीं तक इंड हो रहा है परपेंडिकुलर लाइन पे तो जाके सेमी इनफाइनाइट होगा। और दूसरा ये इन्फिनिटी, वेरी वेरी लार्ज है, बहुत लार्ज है,
ठीक है, अब ऐसे करके चलो दिखा दो वहां तक। ये भी डॉट डॉट कर लो, ये भी कर सकते हो, ये भी डॉट डॉट कर लो, और ये भी ऐसे करके दिखा दो डॉट डॉट। ये एंगल 90 डिग्री, ये बहुत दूर है, और ये वहां जाकर अप्रोच करें अप्रोक्स 90 डिग्री, क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो इसके कंपेयर में अप्रोक्स 100 टाइम्स एटलीस्ट का मल्टीपल रहेगा, जो भी बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, दो कंपोनेंट आएगा, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो के लैम्डा बाई ए साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 0 0 होता है, ई परपेंडिकुलर हो जाएगा के लैम्डा बाई ए। वैल्यू होगा क्या, ई पैरेलल कितना होगा निकाल सकते हो, ई पैरेलल निकालो तो कितना आएगा, ई पैरेलल हो जाता है के लैम्डा बाई ए, मॉडुलस लगा देना है cos 90 माइनस cos 0, cos 90 0 होता है, ये 1 होता है, मतलब ई परपेंडिकुलर भी के लैम्डा बाई ए होगा। मॉडुलस लगा दिया, माइनस साइन से मतलब नहीं है, डायरेक्शन वहां देख लेंगे। डायरेक्शन कैसे देखेंगे वो देखो, तो ये प्लस था, अगर प्लस है तो इस डायरेक्शन में होगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा इधर, एक जो इधर आ जाएगा एक ऊपर चला जाएगा, तो माइनस है तो अपने तरफ, प्लस है तो अपने से दूर, ई परपेंडिकुलर हुआ। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ कितना आया, इसका दो कंपोनेंट हुआ, इधर हुआ के लैम्डा बाई ए और इधर कितना हुआ के लैम्डा बाई ए। तो ध्यान रखोगे दो कंपोनेंट होता है और दोनों बराबर होता है, ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 45 डिग्री पे होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ मिलने वाला है ये कितने डिग्री पे मिलने वाला है, 45 डिग्री पे। और कितना होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, √2 टाइम्स के लैम्डा बाई ए। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा सेमी इनफाइनाइट के लिए, ये सेमी इनफाइनाइट है, पॉजिटिव चार्ज है, उसके लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक 45 डिग्री होता है। इसके एंगल के भी आगे बात करेंगे, जो कोई वायर हो तो कैसे इसका एंगल वगैरह निकालते हैं वो बात करेंगे, पहले ये जो है इसका याद रखोगे। फर्दर इसका भी एक स्पेशल केस बना सकते हो। अगर मान लो दोनों एंगल बराबर है, दोनों एंगल बराबर है तो केवल परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल कितना हो जाएगा तो 0। अभी बात की कि पैरेलल कितना होगा 0, क्योंकि जितना ये नीचे की ओर देगा उतना ही किधर देगा ऊपर की ओर, तो पैरेलल 0 होगा। तो ई परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा के लैम्डा बाई ए, 2 बार साइन थीटा होगा, ई परपेंडिकुलर हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई ए, और ये साइन थीटा भी आएगा 2 के लैम्डा बाई ए साइन थीटा। इसमें एक चीज और देख सकते हो, सेमी इनफाइनाइट अगर तुमको याद हो तो इनफाइनाइट निकाल सकते हो। जैसे दो सेमी इनफाइनाइट अगर है, ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी, ये भी एक सेमी इनफाइनाइट है और ये भी एक सेमी इनफाइनाइट है, दोनों मिलकर पूरा इन्फिनिटी देगा। ये कितना देगा, तो ये देगा इधर की ओर कितना के लैम्डा बाई ए, एक नीचे की ओर देगा के लैम्डा बाई ए, देगा क्या ये वाला। ये किधर देगा, ये उधर की ओर फील्ड देगा, उधर देगा मतलब एक इधर होगा के लैम्डा बाई ए और एक ऊपर होगा के लैम्डा बाई ए। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो क्या 2 के लैम्डा बाई ए मिला, ये ना इनफाइनाइट का था। तो सेमी इनफाइनाइट याद है तो इनफाइनाइट का निकाल सकते हो तुम, उस डिस्कशन में तुम इनफाइनाइट का निकाल सकते हो। तो ये तुम्हारा स्पेशल केस हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसमें क्वेश्चन करेंगे, तो नोट डाउन कर लो।